आईएनएलटी नेता नफे सिंह राठी हत्याकांड की जांच तेज, हमलावरों की तलाश में जुटी सीआईए और एसटीएफ की टीम। पूर्व एमएलए नरेश कौशिक समेत 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर। ज्ञान कॉपी मामले में हिंदू पक्ष की बड़ी जीत, व्यासजी तहखाने में रहेगी जारी पूजा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को किया खारिज। किसान संगठन आज निकाल रहा ट्रैक्टर मार्च, ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने किसानों को एक्सप्रेसवे पर रोका। 4 घंटे का ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे किसान। झारखंड में कांग्रेस को तगड़ा झटका, गीता कोड़ा बीजेपी में शामिल। बोली कांग्रेस के पास ना नीति ना सोच। नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा, एमपी नेटवर्क देख रहे हैं आप। और देश में कुछ महीनों के भीतर लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर सभी सियासी दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट चुके हैं। लेकिन इसी के साथ अब नेताओं का सियासी पाला बदलना भी शुरू हो चुका है, यानी कि दल बदल। राहुल गांधी अपनी पार्टी को मजबूती देने के लिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन उनका दावा उल्टा साबित हो रहा है। एक एक करके सारे अपने साथ छोड़ते जा रहे हैं। ऐसे में सवाल यह उठता है कि 2024 के चुनाव में मोदी के मुकाबले के लिए क्या गठबंधन तैयार है? जहां जहां पड़े कदम मेरे, हाथ मिलाने वालों ने छोड़ा हाथ मेरा। एक एक करके सबने छोड़ा साथ मेरा। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव करीब आ रहा है, वैसे वैसे ये लाइन सच साबित होने लगी है। सियासी तपिश के बीच इंडिया गठबंधन के डूबते नाव को किसी का सहारा नहीं मिल रहा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी अपनी पार्टी को मजबूती देने के लिए भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। ये अलग बात है कि उनकी न्याय यात्रा जिस राज्य में पहुंचती है या जिस राज्य से गुजरती है, वहां पर न सिर्फ कांग्रेस बल्कि इंडी गठबंधन के लिए दिक्कतें शुरू हो जाती। राहुल की यात्रा पूर्वोत्तर में जिस अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरी थी, महज एक दिन की यात्रा का असर ऐसा हुआ कि कांग्रेस पार्टी के आधे विधायक ही टूटकर पार्टी से अलग हो गए और बीजेपी में शामिल हो गए। एक एक करके हाथ मिलाने वाले हाथ छोड़ते जा रहे हैं। बिहार के सुशासन बाबू, जो इंडिया गठबंधन के सूत्रधार थे, उन्होंने अपनी छत्र छाया हटाई। नीतीश के हटते ही सारे मोहरे बिखरने लगे। बढ़ती दूरियों से 2024 में बीजेपी की तस्वीर साफ होने लगी है। बीजेपी की सियासत चाल में उसके हर मोहरे कामयाब हो रहे हैं। इस बीच सवाल ये है कि अब इंडिया गठबंधन का क्या होगा? विपक्षी दलों की एकता का नारा कितने दिन और चलेगा और बीजेपी से हाथ मिलाने की अब किसकी बारी है? ब्यूरो रिपोर्ट, एमवी नेटवर्क। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ गए हैं चर्चा करने के लिए, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ बिनू मेनन जुड़ गए हैं, नेता हैं बीजेपी के। भरत सिंह जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। और अमिताभ कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप तीनों का स्वागत है एमवी नेटवर्क पर। भरत जी, राहुल गांधी जिस राज्य से निकलते हैं अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर, वहां टूट दिखने लगती है, तो पार्टी को एकजुट करते करते गठबंधन बिखर सा गया है। कैसे जनता को बताएंगे कि एक साथ हैं? राणा जी, जनता को मुझे लगता है नहीं बताने की जरूरत है। और जनता ये देख रही है कि कौन टूट रहा है और किस तरह टूट रहा है और कैसे टूट रहा है जी। भाजपा अपने लिए बोलती है कि हमारा मास्टर स्ट्रोक है, और ये मास्टर स्ट्रोक खेलते किस पे पता है आपको? जिसपे ये आरोप लगाते हैं कि ये तो भ्रष्टाचारी हैं, कोई 70,000 करोड़ का घोटाला किया है जी, तो कोई आदर्श घोटाला किया है,
तो कोई जो है पेपर घोटाला किया हुआ है। तो ऐसे लोगों को तोड़ के और जहां जहां जब यात्रा पहुंचती है तो कहती है देखिए इन घोटालोबाजों को हमने अपने साथ ले लिया है, हम कितना स्वच्छ है और पारदर्शी है। तो देश की जनता सोचती है कि अरे कल तक तो देश के प्रधानमंत्री और इनके भाजपा के नेता तो इनको घोटालेबाज कह रहे थे, और आज अपने इस वॉशिंग मशीन में लेके पारदर्शी भी बना दिए, और उसके बाद कहे कि बहुत अच्छा नेता है। और इनाम के तौर पे क्या देते हैं पता है आपको राणा भाई? किसी को राज्यसभा भेजते हैं, तो किसी को मुख्यमंत्री बनाते हैं, किसी को मुख्यमंत्री बनाते हैं, तो किसी को केंद्रीय मंत्री बनाते हैं। तो देश की जनता ये समझ रही है कि भैया ऐसा है कि राहुल गांधी ही ठीक है, कम से कम ईमानदारी से जो कहते हैं वो करते तो नहीं है, इन जुमलाबाजों के जैसा जुमला बोल के निकल तो नहीं जाते हैं। और रही बात की जहां जहां जा रहे हैं वहां वहां लोग जो टूट रहे हैं हमारे पार्टी से हो या जो है हमारे गठबंधन वाली पार्टी से हो, सब अपने स्वार्थ के लिए, कोई ईडी सीबीआई की वजह से जा रहा है, कोई अपने घोटालों की वजह से जा रहा है, कोई अपने स्वार्थ के लिए जा रहा है। तो देखिए ये आना जाना शुरू रहेगा अभी नहीं तो लेकिन इसमें नुकसान तो हो ही रहा है ना। अगर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी अलग हो जाती हैं, बिहार में नीतीश कुमार अलग हो जाते हैं, यूपी आते आते अगर जयंत चौधरी अलग हो जाते हैं, तो नुकसान तो ये होगा इंडी गठबंधन का। नहीं, एक पहली बात तो इंडी गठबंधन की जगह पे इंडिया गठबंधन बोले तो बहुत अच्छा होगा, जो जिससे बचना चाह रहे हैं लोग। भाई इंडिया गठबंधन जब बना है तो उससे बोलने में क्या फर्क है, क्या हर्ज है, कोई नुकसान तो नहीं है। भरत जी इस बात का मैं जवाब दे दूं पहले। इंडी गठबंधन मैंने इसलिए बोला कि अगर उसमें डबल ए होता तो मैं लास्ट वाले ए को अलायंस मान लेता, लेकिन अगर मैं इंडिया में से ए को अलायंस मानूंगा तो फिर इंडी बचता है। नहीं ठीक है, अलायंस में आपने अच्छा सवाल भी कहा और इसका जवाब भी मेरा देना उचित मुझे लगता है कि देना भी चाहिए। देखिए बहुत लोग चिल्ला रहे थे 2-4 दिन पहले कि अखिलेश भी जा रहे हैं, ममता भी जा रही है, सब लोग जा रहे हैं, छोड़ के जा रहे हैं। देखिए अखिलेश जी भी आ गए, अच्छा उधर लालू जी तो लगे हैं हमारे साथ एकदम मजबूती के साथ। अब पलटू राम की बात तो हम तो कर नहीं सकते। भाजपा के मेनन साहब जो बैठे हैं, ये अगर ईमानदारी से कह दे कि इनके साथ क्या कब तक रहेंगे, गारंटी देते हैं क्या? ये मैं कहता हूं नीतीश जी की गारंटी देते हैं क्या? दे दे, मैं समझ लूंगा कि बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात, ममता दीदी के साथ में हम कह रहे हैं कि हमारा गठबंधन वहां भी हो रहा है। और बाकी बता रहा हूं आपको, उत्तर प्रदेश का जब आपने कहा तो वहां भी जो गया है वो फिर से आने वाला है। सिर्फ और सिर्फ आप ये 27 तारीख वाला राज्यसभा का चुनाव तो हो जाने दीजिए। बहुत लोगों को भाजपा दूध में मक्खी के जैसा निकाल के बाहर कर देगी, ये आपको बता। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपा ने ठगा नहीं। ठीक है बिनू जी, एक तरफ तो कॉन्फिडेंस दिखता है बीजेपी का चुनाव को लेकर, और वो कहती है कि हमेशा चुनावी मूड में है, उसके पास राम मंदिर जैसे मुद्दे भी हैं, उसके पास ट्रिपल तलाक भी है ताकि मुसलमानों को साथ सके, और तमाम अपनी योजनाएं गिनाती है। लेकिन उसके बाद भी लगातार कुनवा बढ़ाने में लगी हुई है। तो क्या यहां आकर कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम हो जाता है, इसीलिए कुनवा बढ़ाया जा रहा है, चाहे फिर वो पूरे देश में, चाहे फिर नॉर्थ देखना हो या साउथ देखना हो? कॉन्क्लेव में भी ये बात कह चुका हूं कि देखिए भाजपा देश की उन्नति के लिए, विकसित भारत के हमारे संकल्प के लिए सबका साथ लेने को तैयार है, जो इस यात्रा में भारत के विकास के लिए काम करना चाहता है। और कांग्रेस कौन किस हैसियत से बोल रहे हैं, ये अपने आप को एक नेशनल पार्टी जो थी आज जो है भीख के भरोसे है। यहाँ पे ममता जी से अगर 2 से फिर 5 सीट मिल जाए वो भीख मिल जाए। यूपी में क्या है, आप गठबंधन तो सोचिए, एक दूसरे को नहीं बिनू जी मेरा सवाल दूसरा था। बिनू जी कांग्रेस के टूटने पर सवाल मैं भरत जी से कर चुका हूं। कांग्रेस का जो इंडिया गठबंधन है उसके टूटने पर मैं भरत जी से सवाल कर चुका हूं। मेरा सवाल आपसे यह था कि अगर आप इतने ही कॉन्फिडेंस में हैं तो फिर ये बाकी दलों को अपने साथ लाने की जरूरत क्या है? क्या ये कॉन्फिडेंस की कमी है? देखिए कुनवा जो बढ़ाया जा रहा है, भाजपा को ही नहीं, ये पूरी देश को कॉन्फिडेंस है कि मोदी सरकार जो है 2024 में जो है मोदी सरकार ही बन रही है। ये पूरे देश को कॉन्फिडेंस है, बीजेपी का छोड़ दीजिए, पूरे देश को कॉन्फिडेंस है। और यही नहीं, ये कांग्रेस को भी कॉन्फिडेंस है। तो सदन में जो है बोल भी चुके हैं कि भाई अब की बार 400 पार।
और इनको मालूम है ये अपने आप को, अपनी जो वजूद बचाने की इनकी लड़ाई है, इनकी लड़ाई सिर्फ अपनी वजूद बचाने को है। ये एक ऐसा रॉकेट, आपको मैं राणा जी एक और चीज कहना चाहूंगा, हिंदुस्तान का विभाजन इंडिया पाकिस्तान हुआ था नेहरू जी को पीएम बनाने के लिए। अब आप देख रहे होंगे इनके नेता जो है नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया को विभाजन करने की बात करते हैं। साउथ इंडिया जो इनके डीके सुरेश है, कांग्रेसी नेता है, कांग्रेसी सांसद है, वो क्या कहते हैं कि भाई हिंदुस्तान जो साउथ इंडिया है एक अलग कंट्री का डिमांड करेगी। तो आप खुद देखिए कि किसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। ये देश को विभाजित तक करने को तैयार है, एक फुस रॉकेट को लॉन्च करने के लिए ये देश तक को विभाजित करने को तैयार है। ठीक है, नहीं लेकिन मेरा सवाल यह था कि अगर आप साउथ की तरफ जाते हैं तो कभी टीडीपी से हाथ मिलाने की कोशिश, कभी वाईआरएस से हाथ मिलाने की कोशिश, वहां अभी तक फाइनल नहीं है, लेकिन कोशिशें क्या इसीलिए हैं कि जो केरल में या तमिलनाडु में जो 0 अंक है उसको थोड़ा सा बढ़ाया जाए? देखिए वही मैंने कहा कि चाहे नॉर्थ हो चाहे साउथ हो, कभी भारत ने कभी बीजेपी ने नॉर्थ और साउथ की विभाजन की कभी बात करी है? कभी नहीं करी है। मैंने जैसे कहा कोई भी पार्टी है, कोई भी नेता है जो बीजेपी के मूल आधारों के साथ जुड़कर देश के विकास के लिए, देश के समुचित विकास के लिए जो तैयार है, हम उसके लिए बाहें खोलकर स्वीकृत करेंगे। इनकी तरह नहीं है, ये तो भीख मांग के फिर रहे हैं ना। ये तो अलग अलग देशों, अलग अलग पार्टियों से अलग अलग प्रांतों में झोली फैलाए घूम रहे हैं। ठीक है, वहां से अजीत जी गाली दे रहे हैं तो टीएमसी के साथ हाथ जोड़ के बने, वहां से चिरकुट बोलते हैं, चालू बोलते हैं। ठीक है बिनू जी, ठीक है बिनू जी, लौटूंगा बिनू जी कि भाई रायबरेली से भाग बिनू जी, रायबरेली से सोनिया गांधी जी भाग गई। बिनू जी लौटूंगा, इसी सवाल के साथ भरत जी के पास लौटूंगा मैं। अमिताभ जी, ये जो बीजेपी अभी भी अपना कुनबा बढ़ाने में लगी है, क्या ये चुनाव में जीत हार का डर है या फिर 370 और 400 का आंकड़ा पार करने की जद्दोजहद? जी जी बिल्कुल, 400 का आंकड़ा जो है उसको पार करने की जद्दोजहद ही है। और जो विपक्ष है उसको बिल्कुल ही नेस्तनाबूद कर देने के मूड में है, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी। और बहुत से लोगों की इच्छा भी है, जीतने वाले के साथ सब लोग जाना चाहते हैं जी। तो जिनको मौका मिल रहा है वो तुरंत छलांग लगा के पकड़ ले रहे हैं कि भाई यही जहाज जो है अभी चल पड़ा है और इसकी ही जो है जीत होने वाली है। ये सारे कारण है। पक्ष जो है अब जाकर मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा संभला है। रालोद के हटने के बाद मुझे लगता है कि कांग्रेस एकदम से जमीन पर आ गई है और उसके बाद तेजी से जो है मरम्मत करने की कोशिश हो रही है और उसका थोड़ा असर भी दिख रहा है मुझे। अब तो थोड़ा मुझे लगता है कि कम होने जा रही है, क्योंकि इन्होंने तुरंत जैसा भी चाहते थे सफाई, वैसा ही इन्होंने समझौता भी कर लिया है, बहुत ज्यादा जिद पर नहीं अड़े हैं। और अरविंद केजरीवाल के साथ भी पंजाब छोड़ दे तो बाकी जगह की बातचीत लगभग फाइनल हो गई है। तो ये स्पष्ट जी। ठीक है भरत जी, जो अभी तक भरत जी जी हाँ, अभी तक जो देख रहे हैं तस्वीरें, अब सोनिया गांधी रायबरेली की सीट छोड़कर अब राज्यसभा चली गई, तो क्या ये जीत हार का ही डर था या प्रियंका गांधी को वहां से चुनावी मैदान में उतारना है? देखिए राणा भाई, आप बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं और अनुभवी। सोनिया जी की तबीयत को देखते हुए आप भी जानते हैं कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। बहुत सारे ऐसे मीटिंग होती हैं, दौरे होते हैं जो नहीं जा पाते। तो क्या ये उचित था कि 2 महीने का जो कैंपेन है वो सोनिया जी कर पाती या इतना भाग दौड़ कर लेती? तो उनके स्वास्थ्य को देखते हुए पार्टी के सभी लीडरों ने, कार्यकर्ताओं ने कैसा लगा तो उन्होंने एक बोला कि सुझाव भी दिया और बोला भी कि भाई ठीक है, न लड़के अगर राज्यसभा जाया जाए तो क्या होगा। तो ये सोनिया जी के बारे में था। और रही बात कि रायबरेली से या अमेठी से कौन लड़ेगा, तो मैं आपको आश्वस्त कर दूं कि रायबरेली भी लड़ेंगे हम और अमेठी भी लड़ेंगे, कांग्रेस पार्टी के नेता ही लड़ेंगे। तो इस बार राहुल गांधी क्या फिर से 2 जगह से लड़ेंगे, अमेठी और वायनाड से? देखिए, हमारे उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष अजय राय जी ने भी कह दिया है, बार बार कहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि राहुल जी लड़ेंगे। अब वो रायबरेली से लड़ते हैं, अमेठी से लड़ते हैं, कहां से लड़ते हैं, दोनों में से कोई एक सीट तो जरूर लड़ेंगे। तो भाजपा और विनू जी कह रहे थे कि
जितने भी इंडिया अलायंस के गठबंधन के सदस्य हैं, पार्टी है, वो कांग्रेस पार्टी को किस तरह से सीट दे रही है, जो सीट दे रही है वो लेने को मजबूर है। भूल गए विनू भाई, आप शायद आपको याद होगा कि कभी कभी 2 सीट की पार्टी हुआ करती थी। आप और मैं महाराष्ट्र में बैठा हूं, पता है आपके सारे नेता जिसमें आज के देश के प्रधानमंत्री हैं, एक बंगले पे जाके पैर और शीश और सब कुछ झुकाते थे, शरणागत हो जाते थे अपनी पार्टी को बढ़ाने के लिए, और पार्टी को बढ़ा के धोखा देने के लिए कि जैसे ही मेरी पार्टी बढ़ेगी मैं पीठ में खंजर घोंपूंगा। ये तो आपका इतिहास रहा है विनू जी। आपने जिस पार्टी के साथ समझौता किया है उस पार्टी के पीठ में छुरा घोंपा है। आज सिर्फ और आपके पास कोई बचा है ना, वो सारे नेता दागी नेता बचे हैं। आपको कहने का, और देश के प्रधानमंत्री को ये कहने का अधिकार नहीं है विनोद जी कि देखिए हमारी पार्टी पारदर्शिता पार्टी है, स्वच्छ और सुथरी पार्टी है। लेकिन अगर आज देखा जाए किराना साहब, देखा जाए तो आप देख लीजिए, लिस्ट उठा लीजिए, मैं आपको चैलेंज करता हूं, सारे दागी एक तरफ मिलेंगे और इंडिया अलायंस के जितने भी गठबंधन के साथी मिलेंगे वो सब बेदागी इस समय मिलेंगे। ठीक है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या कांग्रेस को भी ये लगता है कि मुस्लिम वोट उससे छिटक सकता है? क्योंकि तमाम ऐसे नेता हैं जो आपकी पार्टी छोड़कर दूसरी तरफ गए और उनका यही कहना है कि जो कांग्रेस कहती थी हमारे लिए या जो दिखावा करती है उस तरह से करती नहीं है, उस तरह से आवाज नहीं उठाती है। देखिए, कोई जाता है कहीं तो उसे कहना ही पड़ेगा। कोई मोदी चालीसा पढ़ के जाता है, कोई हनुमान चालीसा पढ़ के जाता है, तो कब जब तक ये हनुमान चालीसा और मोदी चालीसा पढ़ेंगे नहीं तब तक तो वहां पे एंट्री नहीं है। आपको तो पता ही है राणा भाई, वहां पे एंट्री 2 ही तरह से होता है, या तो आप मोदी चालीसा पढ़िए या तो हनुमान चालीसा पढ़िए। महाराष्ट्र में नवनीत राणा जी हनुमान चालीसा पढ़ के देखिए, आज का बता रहा हूं आपको, हनुमान चालीसा पढ़ने लगी, किसी कार्यक्रम में गई थी, वो भी पूरा नहीं पढ़ पाई। तो वो देखा जाता है ना, फिर उसके बाद में कुछ नहीं बचेगा तो हनुमान चालीसा। देखिए, सभी को मैं कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी हर जात धर्म को लेके चलने वाली पार्टी है, सिर्फ एक व्यक्ति के और एक समाज की बात नहीं करता है। ठीक है भरत जी, मैं आप ही से जानना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में कितना नुकसान नजर आता है एनसीपी और शिवसेना के टूटने के बाद? देखिए, मैं बहुत शुक्रगुजार हूं भाजपा का, कम से कम उन्होंने तोड़फोड़ की, और तोड़फोड़ करने से एक फायदा ये हो गया एनसीपी को भी और उद्धव ठाकरे जी को, ठाकरे गुट को, कि दोनों के लिए जो सहानुभूति इस समय महाराष्ट्र में चल रही है, दोनों नेताओं के लिए, किस तरह से ये जितने नेता टूट के गए हैं सब दागी नेता गए हैं, और जिसको कुछ भी नहीं था सब कुछ इन पार्टी ने और इन नेताओं ने दिया, और उसके बाद अगर ये टूट के गए हैं तो मुझे लगता है इन पार्टी और इन नेताओं के खिलाफ ये साजिश थी, और उस साजिश का जवाब देने के लिए मैं आपको बता दूं, कम से कम इंडिया, मुझे लगता है जो हमारा यहाँ पे अलायंस है वो अलायंस 35+ जो है सीट हम जीत रहे हैं लोकसभा की, और यही वजह है कि अभी अशोक चौहान जी को तोड़ा जा रहा है। कुछ देखिएगा, कुछ दिन के बाद अगर मुझे लगता है कि यहाँ पे राहुल जी आएंगे तो ऐसे 2-4 नेताओं को और तोड़ेंगे, और फिर न्यूज क्या दिलाएंगे आपके माध्यम से कि देखिए हमने जो है इतने लोगों को तोड़ा है और छोड़ के आ रहे हैं साथ। तो ठीक है बिनू जी, क्योंकि जनता हमारे साथ है। ठीक है बिनू जी, कोशिश बीजेपी की भी यही है कि किसी तरह से मुस्लिम वोट बैंक को बढ़ाया जाए, उसके परसेंटेज को बढ़ाया जाए। 2014 और 2019 का अगर आंकड़ा देखा जाए तो 8% वोट मुसलमानों का आपको मिला। इस बार स्नेह यात्रा भी आप निकाल रहे हैं, मोदी मित्र बनाए जा रहे हैं, तो क्या बड़ा फायदा मिलेगा? ये परसेंटेज में उछाल होगा? देखिए, परसेंटेज में बिल्कुल उछाल होगा। जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री का जो नारा है, प्रधानमंत्री जी ने क्या बोला, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो हमें सबका साथ भी चाहिए, सबका विश्वास भी चाहिए। तो देश में ये जैसे मुस्लिम तुष्टीकरण की जो राजनीति आज तक चले आ रहे हैं, अभी भी बैठकर जो है इन्हें हनुमान चालीसा ऐसे आरोप आपत्ति है, ये वो लोग हैं जो राम के अस्तित्व पर सवाल उठाने वाले। अभी आप देखिए ना, बड़े चैनल में ये हनुमान चालीसा का अपमान कर रहे हैं। देखिए, हमारे पार्टी में हनुमान चालीसा पढ़कर आए तो बहुत अच्छी बात है, भूत पिशाच निकट नहीं आएंगे जैसे आप लोगों के पार्टी के हैं। और ये तो अपने ही लोगों को धोखा देने वाले, और ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं हमारे भरत भाई। तो एनसीपी कहां से आया? एनसीपी भी तो कांग्रेस से कटके बना है, और आज का जो कांग्रेस है, कांग्रेस आई, ये भी तो टूट फूट कर बना है। जो बना था कांग्रेस ही, इंदिरा ही कांग्रेस।
ये नारा क्या बिनू जी इस बात का फायदा बीजेपी को मिलेगा? बिनू जी क्या इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा कि जिन पर आरोप लगाए थे भ्रष्टाचार के, आज उन्हीं के गले में हाथ डालकर घूम रहे हैं, तो इसका फायदा मिलेगा? देखिए, बीजेपी, मैंने जैसे कहा, बीजेपी भ्रष्टाचार का साथ नहीं देती, ना उसका सहयोग करती। ये भ्रष्टाचार का साथ देना, सहयोग देना, ये हमारे भरत भाई की पार्टी कांग्रेस का काम है। नहीं, लेकिन जिन पर आरोप लगाया वो तो आपके साथ आ गए। देखिए, दोहरा चरित्र क्या है, ये एक तरफ बैठ के अंबानी को गाली देंगे, अडानी को गाली देंगे, और पीछे से ये लोग अलग एमओयू साइन कर रहे होते हैं। ये वही लोग हैं जो अंबानी के कंपनी को पॉलिस्टर का सोल राइट्स दे रहे हैं, और ये आज अडानी अंबानी को जो है बीजेपी के साथ जोड़कर करते हैं। लेकिन बिनू जी, वो तो फिर आपके साथ भी हुआ ना। आप भी जिस शिवेंदु अधिकारी पर आरोप लगाते हैं, जिसके खिलाफ लड़कर आप चुनाव जीतते हैं काफी हद तक, उसी को आपके अपनी पार्टी में ले लेते हैं। हेमंत बिस्वा पर आरोप आप लगाते हैं, फिर उन्हें अपनी पार्टी में ले लेते हैं। अजीत पवार पर प्रधानमंत्री कहते हैं कि चक्की पीसिंग, 2 दिन बाद फिर वो आपकी पार्टी में आ जाते हैं। तो फिर ये वाला कैसा चरित्र है कि एक तरफ जनता को बताओ कि भ्रष्टाचारी है, फिर साथ आ जाए तो फिर कहो कि तो दोस्त हो गया हमारा। देखिए, भ्रष्टाचारी अगर है तो उनको न्यायिक प्रक्रिया के हिसाब से सजा भी मिलेगी। हम उनको बचाने का काम नहीं करते, समन पे। लेकिन अभी तक का आंकड़ा यही कहता है बिनू जी, अभी तक का आंकड़ा यही कहता है बिनू जी, अभी तक का आंकड़ा यही कहता है कि जितने भी नेताओं पर आपने आरोप लगाया था भ्रष्टाचार का, और जब वो आपकी पार्टी में आए तो उसके बाद उनकी जांच प्रक्रिया जहां थी वहीं पर अटकी हुई है, और कुछ से तो फाइल ही खत्म हो गई। देखिए, ये तो आरोप जो है ईडी पर लग रहा है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं राणा जी कि ईडी या कोर्ट जो है भ्रष्ट है? नहीं, मैंने ऐसा थोड़ी कहा। मैं तो ये आपसे पूछ रहा हूं ना कि जिन पर आरोप आपने लगाया आपके पास आए तो फिर उनकी जांच आगे बढ़ी नहीं। मुझे 5 सेकंड लीजिएगा, 5 सेकंड में इसका जवाब देता हूं। ठीक है बिनू जी, मुझे अमिताभ जी के पास भी जाना है, समय कम है, मैं लौटूंगा आपके पास। हाँ भरत जी, अपनी 5 सेकंड लीजिए, फिर मैं अमिताभ जी के पास। मैं सिर्फ राणा भाई इतना कहता हूँ, बिनू भाई देखिए, आपकी गलती नहीं है, आप प्रवक्ता हैं, बैठे हैं पार्टी का बचाव करने के लिए, वो करेंगे। देखिए, ऐसा है ना कि जब कोई संविधानिक तौर पे सुनवाई होती है तो उसमें सीबीआई, ईडी या कोई भी महकमा होता है, उसका बड़ा रोल होता है कि वो जाके कोर्ट में लड़े और कहे कि नहीं, ये जो है अपराधी है, आरोपी है। जब वो आपके पास जाते हैं तो आप सारी फाइलों को ठंडे बस्ते में डाल देते हैं, आप पूछताछ के लिए जाते ही नहीं है। और जब जाएंगे नहीं तो कोर्ट कहता है कि ठीक है भाई, चार्जशीट जब हमारे पास आएगा तभी तो हम फैसला करेंगे। बिल्कुल। अमिताभ जी, बीजेपी जो स्नेह यात्रा निकाल रही है या फिर जो मोदी मित्र बनाए जा रहे हैं, पसमानदा मुसलमानों को अपनी तरफ करने की कोशिश की जा रही है, क्या इससे लाभ मिलेगा? 2014 और 19 में जो 8% था, क्या वो 10 या 16% हो पाएगा मुसलमानों का परसेंटेज? मुझे लगता है कि पसमानदा समाज जो है वो कुछ ना कुछ परसेंटेज इस तरफ आएगा और महिलाओं का वोट भी मिलेगा, क्योंकि पिछले चुनाव में महिलाओं का वोट जो है भारतीय जनता पार्टी को मिला था। आपको ध्यान होगा कि उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम समाज का बहुत अच्छा वोट परसेंटेज है। उन सब पे भी इनकी जीत जब दर्ज हुई है, वो बताता है कि जरूर कुछ ना कुछ समीकरण बदल रहे हैं। और पसमानदा समाज से जो बातचीत इधर के हाल के दिनों में होती रही है और सर्वे वगैरह छोटे मोटे हुए हैं, रिपोर्टर्स ने बातचीत की है, तो उसमें कहीं ना कहीं अब जो है महिलाओं का, आप देखिए पहले क्या था कि मुस्लिम समाज में महिलाएं जो घर से आदेश होता था उसी हिसाब से वोटिंग करती थी। वो जो तरीका है ना वो टूट रहा है। अब मुसलमान महिलाएं जो हैं अब अपने हिसाब से वोटिंग कर रही हैं। अच्छा, मैं एक और ये सवाल जानना चाहता हूं, इसका उत्तर, कि अगर ये परसेंटेज 8 से 10 या 12 हो जाता है तो क्या बीजेपी के लिए एक बड़ा परिवर्तन ला सकता है? निश्चित रूप से बीजेपी के लिए और बड़े कदम उठाने को बीजेपी को वो तैयार करेगा। और बीजेपी में मुझे लगता है कि उसके बाद इस तरह के नेताओं के आगमन की गुंजाइश बनेगी जो मुस्लिम इलाके में भी जीत दर्ज कर सकते हैं। क्योंकि अभी सबसे ज्यादा जो शिकायत बीजेपी के लिए होता है कि भाई आप बड़े लेवल पे
आप मुस्लिम नेताओं को नहीं देते हैं टिकट। तो वहां बीजेपी का कहना कि जीतने लायक उम्मीदवार हमारे पास नहीं है। लेकिन अगर पसमानदा समाज और मुस्लिम महिलाएं अगर वोट कर रही हैं तो फिर उनको बाध्य होकर के खुद ही मुस्लिम समाज के लोगों को बिल्कुल बिल्कुल एक और सवाल अमिताभ जी, एक और विश्लेषण चाहिए। और मुझे हाँ अमिताभ जी, एक और विश्लेषण मैं ये चाहता हूं कि बीजेपी ने जो टारगेट रखा 370 बीजेपी के लिए और एनडीए के लिए 400, तो क्या ये बिना साउथ को जीते संभव हो सकता है? क्योंकि साउथ में चाहे केरल हो या फिर तमिलनाडु हो, वहां 0 पर है और अभी और भी ऐसे सिक्किम, मिजोरम जैसे राज्य भी हैं, तो क्या उनमें उछाल लाना जरूरी है और वो कितना संभव है बीजेपी के लिए? देखिए, साउथ में कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बीजेपी, कर्नाटक में तो बीजेपी को अच्छी सीटें आ ही रही हैं। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में ये माना जा रहा है कि इस बार 12-15 सीटें कम से कम वहां से लाएगी बीजेपी। ये हम लोग परिवर्तन देख रहे हैं वहां में, लोगों का जो मिजाज है, जिस तरीके से लोग जुड़ रहे हैं, तो कुछ सीटें तो वहां से आ रही हैं, ज्यादा नहीं आएंगी, लेकिन मुझे लगता है कि अच्छी सीटें हैं, 40 के आसपास सीटें हैं साउथ से। ठीक है, अगर कर्नाटक को मिला ले, बिल्कुल उम्मीद कर रही है बीजेपी और उसका बेनिफिट उनको मिलने जा रहा है चुनाव। बिल्कुल 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 बिल्कुल। भरत जी 10 सेकंड आपके पास। मैं अमिताभ जी के विश्लेषण से सहमत इसलिए नहीं हूं कि मैं कि साउथ के बॉर्डर पे बैठा हूं। कर्नाटक में इनकी सीट कम हो रही है। उसके बाद में जो ये कह रहे हैं कि आंध्र प्रदेश में, तो वहां भी इनकी सीटें जो है अलायंस के साथ होता था, वो भी करने के लिए तैयार नहीं है। तो यहाँ पे तो पूरी तरह साफ है बीजेपी। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ठीक है। शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और ये तमाम बातचीत करने के लिए। लेकिन अगर 400 पार के आंकड़े को बीजेपी को पार करना है तो ऐसे में साउथ में भी अपनी गिनती को बढ़ाना होगा। अगर सिक्किम, मिजोरम या फिर केरल या तमिलनाडु जैसे राज्य या आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में भी 0 से खाता ऊपर लेकर जाना होगा और तभी 400 के आंकड़े को पार कर सकती है। तो इसके लिए बीजेपी क्या रणनीति अपनाती है यह देखना होगा। वैसे दौरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनवरी के महीने में किए हैं, उनका असर कितना होता है यह भी देखना होगा। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए एएमपी नेटवर्क। नमस्कार। परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने समान अधिकारों के संकल्प की सिद्धि में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाकर एक नया इतिहास रच दिया है। आजादी के बाद देश का पहला समान नागरिक संहिता विधेयक उत्तराखंड विधानसभा में पारित हो गया है, जिसके साथ उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पास करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। उत्तराखंड में एक ऐसे काम की शुरुआत हो रही है, एक ऐसा काम आगे बढ़ रहा है जिसकी प्रतीक्षा देश को लंबे समय से थी। इसमें जहां मैं अपने नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, साथ ही साथ मैं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का भी मैं दिल से उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। विधेयक में एक समान सामाजिक नियम लागू करके सभी भेदभाव और कुरीतियां समाप्त करने का प्रावधान है। विधेयक में सभी धर्म समुदायों में विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता और विरासत के लिए एक ही कानून का प्रावधान है। समान नागरिक संहिता विधेयक लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और सभी नागरिकों के लिए कानूनी प्रक्रिया को सरल और सुलभ बनाने में बेहद महत्वपूर्ण है। हर उत्तराखंड वासी को बराबरी का अधिकार दिलाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। समान नागरिक, समान अधिकार।